दोस्तों, आजकल जो सबसे फेमस वल्नरेबिलिटी चल रही है जिसका नाम है log4j शेल वल्नरेबिलिटी। आज के वीडियो में हम इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि ये log4j शेल वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और कैसे उसे मिटिगेट कर सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो log4j वल्नरेबिलिटी के लिए डिटेल वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा log4j को समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम log4j शेल वल्नरेबिलिटी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप ऐसे ही एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस, रिसेंट टाइम की मोस्ट फेमस वल्नरेबिलिटी जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है, जिसका नाम है log4j वल्नरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे वो वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है, कहाँ पे फाइंड होती है, क्या अटैक सिनेरियो है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख के रखे हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वल्नरेबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे एलडेप को समझने से कि एलडेप क्या होता है, क्योंकि इस वल्नरेबिलिटी के अंदर एलडेप का भी एक छोटा सा रोल होता है। इसकी वजह से हम एलडेप को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद समझेंगे log4j क्या होता है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ इसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलडेप क्या होता है। एलडेप का मतलब यहाँ पे होता है कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, ये एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम जो है, यानी कि हमारा एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है, वो कंप्यूटर इस डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल की मदद से, यानी कि एलडेप प्रोटोकॉल की मदद से हमारे एक सर्वर के ऊपर, सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर जहां पे हमारी डिटेल्स रहती है, वहां पे हम इसको एक्सेस करके, यानी कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू हम उस सर्वर को एक्सेस करके, उस सर्वर के थ्रू, यानी कि एक जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है, उस सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू बाकी के जो सारे हमारे रिसोर्सेज हैं या फिर जो फाइल्स जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज में पड़ी हुई हैं, उन सारी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या फिर उन शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस एलडेप प्रोटोकॉल का यूज होता है एलडेप सर्वर के अंदर। और इस एलडेप प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम हमारे कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर सारी शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो सर्वर होता है और उससे हम लॉगिन करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उसमें ये एलडेप प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि log4j क्या होता है। log4j दरअसल दोस्तों एक लॉगिंग फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम जो भी सारी चीज़ें हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कोई लॉगिन कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है, कोई कुछ एक्सेस करने जा रहा है, यूज़र, कुछ भी चीज़ें जो हो रही है हमारे नेटवर्क के अंदर या फिर हमारे मान लीजिए कोई वेब एप्लीकेशन के ऊपर, उन सारी चीज़ों को हम लॉग कर पाते हैं। और उस लॉगिंग को करने के लिए, उन लॉग को कैप्चर करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है log4j फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क की मदद से हम सारे लॉग्स कलेक्ट कर पाते हैं और फिर उन लॉग्स को एनालाइज करके हम सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली लॉगिंग करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है जो ज़्यादातर वेब सर्वर्स में यूज़ होता है। ज़्यादातर अपाचे सर्वर्स के अंदर ही ये लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज़ होता है और इसकी मदद से हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर या फिर नेटवर्क के अंदर जो भी सारी चीज़ें हो रही है यूजर्स के द्वारा, उन सारी चीज़ों का हम लॉग रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी क्या है कि ये log4j का जो वर्जन है 2, ठीक है, log4j 2 जो इसका वर्जन है, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी पाई गई है कि जो भी अटैकर है इस log4j वर्जन के अंदर कुछ अपना मेलिशियस इनपुट करके, मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट करवा के रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, हमारे सर्वर के ऊपर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करवा सकता है। यानी कि
रिमोटली जो भी कोड्स हैं, आर्बिट्री कमांड्स हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकता है और हमारे पूरे सर्वर का जो डेटा है वो चुरा सकता है, या फिर हमारे सर्वर की डिटेल्स चुरा सकता है, हमारे सर्वर को क्रैश कर सकता है कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके, हमारे सर्वर के ऊपर आर्बिट्री कुछ भी कमांड्स या फिर कुछ भी मान लीजिए ऐसी एक्टिविटीज कर सकता है जिससे हमारे वेब सर्वर को या फिर हमारे सर्वर को कुछ भी तरह का नुकसान पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वल्नरेबिलिटी के सीवीई की बात करें तो यहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी को सीवीई आईडी दिया गया है 2021-44228। तो ये एक सीवीई आईडी दिया गया है इस वल्नरेबिलिटी को, और इस वल्नरेबिलिटी को माना जाता है कि पिछले 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी माना गया है। पिछले 10 सालों के अंदर ऐसी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कहीं भी फाइंड नहीं हुई है जो इतनी इजी वे से कोई भी अटैकर इसे एक्सप्लॉइट कर पाए, और इसका सिवेरिटी रेटिंग भी 10 आउट ऑफ 10 आया है। तो ये सच में बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। बहुत ज़्यादा सर्वर्स इस वल्नरेबिलिटी से अफेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में। तो हमने ये तो समझ लिया कि log4j वल्नरेबिलिटी क्या है, यानी कि log4j एक लॉगिंग फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर अगर हम कोई आर्बिट्ररी इनपुट इंसर्ट कर देते हैं और वो हमारे लॉगिंग सर्वर के ऊपर जाके लॉग हो जाता है, और उसकी मदद से अगर कोई अटैकर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक पहुंच सकता है तो इसे कहते हैं log4j वल्नरेबिलिटी। तो दोस्तों इस पूरी बात को समझाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि log4j वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक अटैक सिनेरियो की एक इमेज दिखाता हूं, और उस इमेज की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये पूरी एग्जीक्यूशन होती है, कैसे ये log4j वल्नरेबिलिटी कोई भी अटैकर है वो फाइंड करता है, कैसा अटैक सिनेरियो होता है। ये एक इमेज की मदद से मैं आपको समझाता हूं ताकि आप इजीली इसे समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये एक इमेज है जिसके अंदर पूरा अटैक सिनेरियो दिया गया है। ये आपको पहले ग्रीन में जो दिख रहा है वो नॉर्मल सिनेरियो है, और ये आपको जो पूरा रेड में दिख रहा है वो एक अटैकर का सिनेरियो है, जहाँ पे एक अटैकर किसी भी वल्नरेबल सर्वर को एक्सप्लॉइट करता है log4j वल्नरेबिलिटी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस नॉर्मल सिनेरियो को समझते हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे क्या होता है कि एक यूजर जो है वो किसी भी HTTP सर्वर यानी कि एक नॉर्मल वेब सर्वर के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें कि अगर आपने रिक्वेस्ट देखी होगी तो गेट पोस्ट मेथड होती है, उसके बाद URL होता है और बहुत सारे हेडर्स होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। वो सारे हेडर्स एक रिक्वेस्ट के अंदर एक सर्वर के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ का एक लॉग जनरेट होता है। यानी कि यूज़र जो भी कर रहा होता है HTTP वेब सर्वर के ऊपर, उस वेब सर्वर के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही होती है वो सारे एक लॉग जनरेट होके एक लॉग फाइल में वहाँ पे सर्वर के बैकएंड में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये लॉगिंग का काम यहाँ पे कौन करता है? ये यहाँ पे जो लॉगिंग का काम है वो करता है log4j फ्रेमवर्क। ठीक है, ये log4j फ्रेमवर्क है, वो जो सारी एक्टिविटी सर्वर पे हो रही है उनको लॉग करने का काम कर रहा है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में हो गया। तो अब यहाँ पे log4j को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है अटैकर के द्वारा, ये सेकंड सिनेरियो में दिखाया गया है। तो चलिए सेकंड सिनेरियो से समझते हैं कि log4j वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो दोस्तों अब समझते हैं ये एक्सप्लॉइटेशन सिनेरियो यानी कि एक्सफिल्ट्रेशन अटैक सिनेरियो जो है उसे समझते हैं कि कैसे एक अटैकर इस log4j वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो वेब सर्वर है जिसे अटैकर टेस्ट कर रहा है वो log4j वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। तो इसके लिए अटैकर सबसे पहले क्या करेगा कि अटैकर जो है वो अपनी एक नॉर्मल रिक्वेस्ट जो सर्वर के ऊपर भेज रहा होगा उसके अंदर वो अपना JNDI का लुकअप यानी कि एक पेलोड होता है जो JNDI से रिलेटेड पेलोड होता है उसे इस रिक्वेस्ट के किसी भी हेडर के अंदर इंसर्ट कर देता है, और उस मैनिपुलेटेड रिक्वेस्ट को, उस मेलफॉर्म रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर भेज देता है। अब मान लीजिए कि ये जो सर्वर है जिसके ऊपर अटैकर ने रिक्वेस्ट भेजी है वो log4j वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आती है उसका लॉगिंग हो रहा है पीछे। ठीक है, हमारे लॉग सर्वर के ऊपर उसका लॉगिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि दरअसल log4j यहाँ पे वल्नरेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे JNDI का जो लुकअप है जो कि अटैकर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर इनपुट करके भेजा है वो दरअसल लॉग हो जाता है वल्नरेबल सर्वर के ऊपर। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि अटैकर का जो पेलोड है यानी कि JNDI लुकअप जो अटैकर ने पेलोड बना के भेजा है वो एक्चुअली में वल्नरेबल सर्वर के ऊपर लॉग हो चुका है, वल्नरेबल log4j के थ्रू लॉग हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो पेलोड लॉग हो जाता है उसके बाद होता क्या है कि अटैकर ने यहाँ पे जो पेलोड भेजा हुआ होता है उसके अंदर अपना LDAP सर्वर का लिंक यानी कि LDAP सर्वर का अपना URL वहां पे इंसर्ट कर दिया होता है। तो अब यहाँ पे ये हो चुका है कि अटैकर का जो पेलोड है वो सक्सेसफुली सर्वर के ऊपर लॉग हो चुका है, ठीक है। तो अब log4j क्या करता है कि log4j उस अटैकर के पेलोड के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब जब log4j उस अटैकर की स्ट्रिंग को प्रोसेस करता है तो अटैकर ने स्ट्रिंग में LDAP सर्वर का जो URL दिया है वो खुद का मैलिशियस LDAP सर्वर का URL दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग से सीधा स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद रिक्वेस्ट सीधी जाएगी अटैकर के LDAP सर्वर के ऊपर जो कि मैलिशियस LDAP सर्वर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि log4j जो है वो अटैकर की मैलिशियस स्ट्रिंग को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी वजह से अटैकर के LDAP सर्वर के ऊपर सीधी रिक्वेस्ट भेज रहा है log4j और अटैकर के मैलिशियस LDAP सर्वर के ऊपर एक मैलिशियस कमांड या फिर मैलिशियस मान लीजिए डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन पड़ी है या फिर मान लीजिए मैलिशियस जावा क्लास या फिर जावा कोड पड़ा हुआ है जो कि सीधा एग्जीक्यूट होगा वल्नरेबल सर्वर के ऊपर। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो भी मैलिशियस कोड या फिर जो भी मैलिशियस कमांड अटैकर के LDAP सर्वर के ऊपर पड़ा है वो जाके सीधा एग्जीक्यूट होगा वल्नरेबल सर्वर के ऊपर और उसके बाद इस मैलिशियस LDAP सर्वर के थ्रू जो भी कोड्स या फिर कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे वो सारे अटैकर के पास जाएंगे और अटैकर को इस वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन सर्वर का यानी कि इस वल्नरेबल सर्वर का अपना नेटकैट सेशन मिल जाएगा और रिवर्स शेल, नेटकैट सेशन यानी कि रिवर्स शेल मिल जाएगा और उस रिवर्स शेल के थ्रू अटैकर जो है वो रिमोटली कोड्स एग्जीक्यूट कर पाएगा उस वल्नरेबल सर्वर के ऊपर, यानी कि अटैकर के पास उस वल्नरेबल सर्वर का पूरा एक्सेस आ जाएगा, पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा और अटैकर जो चाहे वो कोड्स या फिर कमांड्स जो है वो सारे मैलिशियस कमांड अपने रिमोट सर्वर पे बैठ यानी कि रिमोट कंप्यूटर से बैठ के इस वल्नरेबल सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाएगा इजीली और सर्वर से जो चाहे इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है या फिर जो चाहे मैलिशियस एक्टिविटी सर्वर के ऊपर कर पाएगा। तो ये पूरा अटैक सिनेरियो होता है। एक्चुअली में यहाँ पे log4j जो है जो कि लॉगिंग का काम करता है, जो भी वेब एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर हो रहा है जो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों की लॉगिंग का जो काम करता है उसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से अटैकर जो है वो सक्सेसफुली किसी रिक्वेस्ट के थ्रू अपना मैलिशियस पेलोड लॉग करवा देता है लॉगिंग सर्वर के ऊपर और उसके बाद उस पेलोड के अंदर अपने मैलिशियस LDAP सर्वर का लिंक दे देता है जिसकी मदद से उसे LDAP सर्वर के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करने का पूरा फायदा मिल जाता है जो कि वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन सर्वर के वो ऊपर वो कर सकता है। तो अब जानते हैं कि इस वल्नरेबिलिटी को हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर हम भेज रहे हैं किसी भी सर्वर के ऊपर तो उससे हम बर्ब शूट के थ्रू रिक्वेस्ट कैप्चर करके उस रिक्वेस्ट के कोई भी पैरामीटर के अंदर या फिर कोई भी हेडर के अंदर, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर अगर हम अपना मैलिशियस पेलोड इंसर्ट कर देते हैं जो कि log4j में अगर एग्जीक्यूट होके लॉग हो जाता है तो इसकी मदद से हम आसानी से log4j वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि log4j वल्नरेबिलिटी हम कोई भी इनपुट पैरामीटर के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर वेब एप्लीकेशन की या फिर कोई भी जो हेडर्स पास हो रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट के थ्रू उस हेडर्स की वैल्यू को, उन हेडर्स की वैल्यू को हम मैनिपुलेट करके उसमें अपना पेलोड भेज के इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अटैक सिनेरियो तो मैंने आपको इस इमेज के थ्रू समझा दिया कि अटैक सिनेरियो क्या होता है। एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, एक अटैक सिनेरियो होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये समझ चुके हैं हम। अब बात करते हैं कि इस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट कैसे किया जाए। तो ये वल्नरेबिलिटी दरअसल फर्स्ट टाइम फाइंड हुई थी 9 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और 9 दिसंबर 2021 को जैसे ही ये फाइंड हुई, जैसे ही इसके POCs आने लगे, सारी चीज़ें आने लगी और पता चला कि ये log4j वर्जन 2 के अंदर
एक्सप्लॉइटेबल है, ये वल्नरेबिलिटी इजीली फाइंड हुई है। तो थोड़े ही दिनों में यानी कि 2-3 या 4 दिनों के अंदर 13 दिसंबर को इसका पैच भी आ चुका था, जिसकी मदद से हम इस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट कर सकते हैं। और अब तो इस log4j का एक नया वर्जन भी आ चुका है, 2.15 वर्जन, जो कि अब इस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए काफ़ी है। अगर आपका log4j का वर्जन 2.15 से लेस है यानी कि 2.14 या समथिंग है, तो आपका जो वेब सर्वर है या फिर जो भी सर्वर है वो log4j वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। तो आपको इस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए आपको अपना log4j का वर्जन 2.15 से अपग्रेड करना होगा। तो ऐसे ही अपग्रेड करते ही आपका log4j वल्नरेबिलिटी यहाँ पे पैच हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है मिटिगेट करना, आप आसानी से अपना log4j का वर्जन अपग्रेड करके इसे मिटिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ये आती है कि ये कितने सर्वर्स इससे वल्नरेबल होंगे। तो जब फर्स्ट टाइम ये फाइंड हुई 9 दिसंबर को ये वल्नरेबिलिटी, तब तो ये बहुत सारे सर्वर्स के अंदर ये वल्नरेबिलिटी थी। अभी तक भी बहुत सारे सर्वर्स के अंदर ये शायद वल्नरेबिलिटी होगी। आज है 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर तक भी बहुत सारे सर्वर्स के अंदर ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर सर्वर आज तक पैच हो चुके होंगे और उसमें से ये वल्नरेबिलिटी निकल गई होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे सर्वर पैच हो गए होंगे या फिर सारे सर्वर में ये वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये आपको वल्नरेबिलिटी मिल सकती है और आपको ये वल्नरेबिलिटी ऐसे सर्वर्स में मिलेंगी जो कि log4j का इस्तेमाल करती है। तो log4j का इस्तेमाल ज़्यादातर अपाचे सर्वर्स में होता है, तो अपाचे सर्वर्स ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल है इस log4j वल्नरेबिलिटी से। तो दोस्तों ये थी पूरी सारी चीज़ें log4 शेल या फिर log4 वल्नरेबिलिटी के बारे में। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये log4 वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अटैक सिनेरियो जो कि मैंने आपको इस इमेज से समझाया वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो में log4j वल्नरेबिलिटी जो कि मैंने आपको समझाई है वो डिटेल में आपको समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप उसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने सीख ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में वो लोग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर क्राइम के रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।